नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर उषा दे द्वारा लिखित कहानी अग्नि परीक्षा, डॉक्टर भूपिंदर कौर की आवाज में। आमने सामने की गलियों में दो सिख परिवार थे। सीधे सरल व्यवहार वाली को बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्रकाशो संबोधन देते थे, पर जरा जोर शोर से तू तड़ाक करने वाली को सरदारनी किसी लड़के या लड़की को गलत स्थान पर खड़े या किसी से हुज्जत करते हुए देखती तो रौबीली आवाज में कहती, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर जाओ। क्या ज़माना था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि तर्क कुतर्क करे। शायद माहौल ऐसा था, या फिर अभिभावक ऐसी घुट्टी पिलाते थे कि जो बड़े कहें उसे मानना है। 50 साल बाद गलियां तो नहीं हैं। हाँ, समय बदल गया है। एक मंजिला मकान 3-4 मंजिलें हो गए हैं। सरदारनी 72 साल की हो गई है। आवाज़ में वो दमखम नहीं, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। कुछ परिवार वहाँ से चले गए हैं और कुछ नए आ बसे हैं। जो वहाँ हैं भी, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। समय के थपेड़ों ने सरदारनी को बहुत कुछ सिखा दिया। सृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने ही नहीं, दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है और सीखना चाहिए भी। सरदारनी का इकलौता बेटा बघेला पढ़ने में ढीला था। पिता सुंदर सिंह के साथ बढ़ई का काम करने लगा। सरदारनी इस बात से संतुष्ट थी कि बाप बेटा अच्छा कमाते हैं। लोग उनकी कारीगरी के कायल थे। महीने में मुश्किल से 1-2 दिन की ही छुट्टी करते थे। 22 साल का होने पर बघेली की शादी हो गई। गली के लोगों ने नई नवेली बहू विनीता को आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। शुरू शुरू में विनीता गृह कार्य में दक्ष न थी, पर सरदारनी ने उसको प्यार एवं धैर्यता से एक एक काम को करने का सलीका सिखाया। जिस दिन विनीता कोई पकवान बनाती तो सरदारनी 2-3 पड़ोसियों को एक एक कटोरी भर कर दे आती। साथ ही स्वयं मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करती। इसका परिणाम ये होता कि विनीता और अधिक मनोयोग से काम करती। बस खुशी खुशी सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जीवन यापन कर रहे थे। पोते रघुवीर के जन्मदिन पर गली में साल भर के त्योहार मिलजुल कर मनाए गए। रघुवीर ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, त्यों त्यों उसकी चंचलता, शैतानियाँ, निर्लज्जता, बदजुबानी आदि ने सरदारनी की आवाज़ की खनक को और कम कर दिया। अधेड़ उम्र में कई एक नई औरतें बगलें झांकते हुए, चुटकी लेते हुए अक्सर कहते, सरदारनी अब टोकना भूल गई क्या? शायद सच्चाई से वाकिफ न थे। मोहग्रसित शक्ति की स्थिति ज्यादातर ऐसी ही होती है। सरदारनी को जबरदस्त धक्का तब लगा जब विनीता के चरित्र पर तोहमत सुनी। पड़ोसी श्याम अब 2 जवान बेटों का पिता है। जवानी में पड़ोस की लड़की कांता से छेड़खानी करते देख सरदारनी ने उसे खूब फटकारा था। वास्तव में मन ही मन वो इस कुड़न को ताज़ा बनाए था। बात बेबात वह गली के लोगों से कभी सरदारनी तो कभी रघुवीर की बुराई करता। हद तो तब हो गई जब उसने विनीता के मुंह बोले भाई सुखवंत पर आरोप लगाया। सुखवंत पिछले 5-6 साल से उसी घर में अपने काम के सिलसिले में रह रहा था। हवा में छोड़ा गया शब्द रूपी तीर निशाने पर लगा। सरदारनी हक्की बक्की रह गई। हिम्मत कर विनीता को स्पष्ट कहा, रिश्तों को सीमा में ही रखा जाना चाहिए। मन साफ होने पर भी जगहंसाई से बचना जरूरी है। विनीता को लगा, उफ, मेरी सास मुझ पर शक कर रही है। नासमझ ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। सरदारनी पर कहर बरप गया। भाग भाग कर पानी की बाल्टियां उस पर उंडेलती गई। पास पड़ोसी आ खड़े हुए थे। बदहवास सी कहे जा रही थी। स्टोव पर खाना बना रही थी। दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इधर पुलिस आई और उधर भागते हुए सुंदर सिंह, बघेला, रघुवीर और सुखवंत। पोस्टमार्टम हुआ। आसपास के लोगों के बयान लिए गए और इसे हादसा घोषित कर अधजली लाश घर वालों को सौंप दी गई। अफसोस तो ये है कि देश काल की सीमा से ऊपर नारी चारित्रिक लांछन अनादिकाल से चला आ रहा है। अग्नि परीक्षा में केवल सीता मैया बच पाई थी, पर क्या बात यहीं थम गई? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें वनवास दे दिया। शायद वह महान नारी ऐसी स्थिति में स्वयं को मिटाने की सोचती, पर एक महान कार्य पूरा करना शेष था। वे गर्भवती थी।
शायद सृष्टा की इच्छा को पूरा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। युगों युगों से नारी पर चारित्रिक लांछन लगाने वालों में कमी नहीं आई, पर अग्नि में स्वयं को होम कर परीक्षा देना अमानवीय ही कहा जाएगा। ऐसी अवस्था में सोने की तरह अग्नि में तप कर नारी को परिवार, समाज एवं देश के लिए स्वयं को समर्पित कर देना होगा, दूसरों की निगाह में नहीं, वरना स्वयं की अंतश्चेतना में शुद्धता को चिरस्थायी बनाना होगा। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और औरत के लिए हर दिन अग्नि परीक्षा की तरह ही होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।